ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारियों के बारे में। आम फहम लफ्ज़ों में थायराइड की जो बीमारी होती है, उसकी जो सूजन होती है, उसको हम गलड़ भी कहते हैं। एक बीमारी इसकी ये है जिसमें थायराइड सूज जाता है, उसको हम गलड़ कहते हैं। एक बीमारी इसकी वो है जिसमें केमिकली जो इसका TSH है वो अप या डाउन हो जाता है, और जब TSH डाउन हो जाता है तो हम इसको कहते हैं हाइपर थायराइड हो जाना, और जब TSH हाई हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइड हो जाना। ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, एक थायराइड का बढ़ जाना और एक थायराइड का केमिकली डिस्टर्ब होना। कई दफ़ा ये एक ही मरीज़ में पाई जा सकती हैं, यानी थायराइड आपका बड़ा भी हुआ है और TSH भी डिस्टर्ब्ड है। मैंने देखा है कि कई सारे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो उनके थायराइड के अंदर काफ़ी सारी गिल्टियाँ बनी होती हैं, लेकिन वो अपना TSH करवा के खुश होते रहते हैं कि मेरा TSH ठीक है। तो हम जब कहते हैं केमिकली ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि थायराइड की जो गिल्टी है वो नॉर्मल होएगी, उसमें होता उसके अंदर कोई ट्यूमर हो। सो थायराइड की बीमारी के तीनों हिस्सों को अलग-अलग ट्रीट करना चाहिए, अलग-अलग उनकी अहमियत है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हाइपर थायराइड है, यानी जिसमें TSH कम हो जाता है, वो बीमारी क्या है। हाइपर थायराइड की बीमारी में ज़्यादातर इंसान को गर्मी लगती है अपनी जॉब प्लेस पे, जहाँ पे नॉर्मल लोग बैठे हैं और उनको गर्मी महसूस नहीं हो रही, वहाँ पे मरीज़ जो है उसको गर्मी महसूस होएगी ज़्यादा। हार्ट रेट तेज़ होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, और ऐसा मरीज़ हर वक्त एक एंजाइटी में फिर रहा होता है। उसका दिल करता है कि बस मैं हर काम जल्दी में कर लूँ। तो ये जो जल्दियाँ होती हैं और साथ में एक घबराहट और दिल का घबराना और वज़न कम होना, ख़ास अलामत है वज़न कम होना कि आप खाना खाई जा रहे हैं, आपका नॉर्मल खाना है, लेकिन आपका जो वज़न है वो कम हो रहा है। सो वज़न कम हो तो हाइपर थायराइड है। और इसके जो अपोजिट बीमारी है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, उसमें आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें मरीज़ की अलामत बिल्कुल अपोजिट होती है। वो ओवर एक्टिव नहीं होता, वो अंडर एक्टिव होता है, वो फटीग्ड होता है, वो थका फिरता है। उसका ख्याल होता है कि बस जल्दी काम ख़त्म हो, मैं जाके घर जाके सो जाऊँ। उसको नींद ज़्यादा आती है, जबकि हाइपर थायराइड को नींद कम आती है। इसी तरह जो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, वो उसमें उनकी खुराक को अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैं हवा खाता हूँ तो भी मुझे लग जाती है। हो सकता है उनको थायराइड की बीमारी हो और वो असल में जो हवा खा रहे हो असल में उनके केमिकल डिस्टर्ब हो रहे हो। सो अगर हम ये बात करें कि कौन से टेस्ट मरीज़ को कराने चाहिए थायराइड की बीमारी की तशख़ीस के लिए, तो सबसे अहम टेस्ट जो है वो TSH है। TSH एक सुपर सेंसिटिव टेस्ट है। अगर आपका TSH नॉर्मल है तो 99% चांस है कि आपके अंदर बीमारी नहीं होएगी। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका TSH नॉर्मल हो लेकिन T4 लो हो और उनको हाइपोथायराइड की बीमारी हो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट कर रही हो। लेकिन ऐसे मरीज़ में कई और ऐसी इलामात भी होंगी जो एक अच्छा फिजिशियन आइडेंटिफाई कर सकता है। सो मेन जो टेस्ट एक कराया जाना चाहिए वो TSH है, और अगर आप 2 टेस्ट कराने में इंटरेस्टेड हो तो फ्री T4 भी साथ कराना चाहिए। सो TSH और फ्री T4 एक टेस्ट है जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर थायराइड की बीमारी केमिकली है या नहीं है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे गिल्टी महसूस होती है, आप शीशे के आगे सुबह खड़े हैं, आपको महसूस हुआ कि मेरी यहाँ पे कोई गिल्टी नमूदार हो रही है, या आपको कोई खाने पीने में दुश्वारी महसूस हो रही है, या आपके किसी कुलीग ने बता दिया कि भाई आपको तो यहाँ पे कुछ है, तो या मरीज़ आके कहते हैं कि लगता है कि जैसे मैं खाना निगलता हूँ तो कोई चीज़ अंदर फंसती है, कुछ है सही रौला यहाँ पे, तो उस सूरत में हाल में आपको अल्ट्रासाउंड नेक कराना चाहिए और अल्ट्रासाउंड थायराइड कराना चाहिए। अब अल्ट्रासाउंड बता देगा कि इस गिल्टी का साइज़ कितना है या निड्यूल का साइज़ कितना है, क्या ये निड्यूल ऐसा है जिसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। काफ़ी हद तक अल्ट्रासाउंड वाला उसकी तसल्ली कर देता है। इन शॉर्ट ऐसी गिल्टियाँ जो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हैं, उनका हम आम तौर पे एक टेस्ट करते हैं जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी कहते हैं या FNAC कहते हैं। मैंने क्लिनिक में देखा जब पेशेंट को ये बताते हैं कि आपका ये FNAC होना ज़रूरी है या ये टेस्ट होना ज़रूरी है, तो वो घबरा से जाते हैं पेशेंट। उनके ख़्याल में ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जबकि FNAC एक शॉर्ट सा प्रोसीजर है। इसकी मैं स्लाइड भी दिखा दूँगा, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये जस्ट एक हॉस्पिटल में लैब के अंदर जाना है, वहाँ पे या तो अल्ट्रासाउंड प्रोब रख के या उसके बगैर ही एक नीडल के साथ टेस्ट ले लेना है। वो टेस्ट हमें हेल्प करता है फिजिशियंस को, थायराइड के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करता है गाइड करने में
कि क्या उनकी बीमारी में कोई ट्यूमर का एलिमेंट है या नहीं है। खुदा न खास्ता अगर थायराइड के अंदर कैंसर चल रहा है तो उसका बर वक्त इलाज या बर वक्त तशखीस इन टेस्टों से मुमकिन है, जिसको हम FNAC कहते हैं। सो जब भी आपको कोई थायराइड के डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको FNAC एडवाइस करें, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो आप बिला झिझक लैब में जाएं और उस टेस्ट को करवा लें। उसके बारे में इतना सोचने की और पूरे एक फैमिली को इकट्ठा करके मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, आपने जाना है टेस्ट करा के आ जाना है। सो FNAC समटाइम हेल्पफुल होती है। एक टेस्ट जो और हम कराते होते हैं, जो हाइपर थायराइड मरीज़ होते हैं उनका हम टेस्ट करवाते हैं थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन जो है वो ये आपकी जो मशहूर जो एटॉमिक की लैब्स हैं, जैसे कि इनमोल है या शौकत खानम है या आपके ये म्यू हॉस्पिटल में एक लैब खुली है सैनम के नाम से। मैं सरकारी लैब्स का ज़्यादा जिक्र करता हूँ। बहुत सारे लोग प्रोग्रामों के बाद नीचे कमेंट्स लिख रहे होते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्ट गैर ज़रूरी कराई जाते हैं, शायद इन लोगों को कहीं कमीशन हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरकारी अस्पतालों में तो कोई कमीशन होता होगा। तो इसलिए जो सैनम और इनमोल हैं वहाँ से ये टेस्ट बआसानी कराए जा सकते हैं, जिसको हम थायराइड स्कैन कहते हैं। सो थायराइड स्कैन आपकी थायराइड की जो हाइपर थायराइड होता है पेशेंट, उसकी बीमारी के बारे में उसकी वजूहात जानने के लिए कराया जाता है और ये उसकी सही वजह को पकड़ लेते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि थायराइड के मरीज़ की दवाई शुरू करने से पहले उसके जो तशख़ीस के टेस्ट हैं वो कर लिए जाएँ। जब हम दवाई शुरू कर देते हैं तो वो टेस्ट फिर मुमकिन नहीं होते। सो थायराइड स्कैन हो गया। फिर एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं anti-TPO एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हाइपोथायराइड मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी बीमारी को हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं, यानी ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी जिस्म के अंदर से नमूदार हो गई है, या ये जेनेटिकली आ रही थी या उस पेशेंट में से ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। और इसका मतलब ये भी है कि अब आपको हो सकता है कि जो थायरॉक्सिन या जो थायराइड की ट्रीटमेंट है, हाइपोथायराइड की जो ट्रीटमेंट है, वो सारी उम्र खानी पड़े। सो ये कुछ 4-5 ऐसे टेस्ट हैं जो ज़रूरी होते हैं। जब हम इलाज की बात करते हैं, जो हाइपोथायराइड मरीज़ होते हैं उनके अंदर थायरॉक्सिन की कमी होती है। जब थायरॉक्सिन कम होता है, एनर्जी लेवल कम होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम मेडिकेशन शुरू करते हैं, आपका वेट बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर वही चुस्ती वापस आनी शुरू हो जाती है जो बीमारी से पहले थी। और थायरॉक्सिन के लेने का ये तरीका है कि नाश्ते से 1 घंटा पहले ली जाए और डोज़ उसकी आपका डॉक्टर मुतय्यन करेगा। नाश्ते से 1 घंटा पहले लीजिए और फिर उसको नाश्ते में कोई भी कैल्शियम या आयरन की सप्लीमेंट ना लिया जाए, क्योंकि जब आप नाश्ते में कैल्शियम और आयरन भी ले लेंगे तो थायरॉक्सिन जज़ब होने की रेशो कम हो जाएगी, उसकी शरह कम हो जाएगी। सो ये है थायरॉक्सिन के हवाले से। और जो सेकंड टाइप ग्रुप का पेशेंट है, जिनको हाइपर थायराइड हैं, जो ओवर एक्टिव हैं, जिनको गर्मी ज़्यादा लग रही है, जिनका वज़न कम हो रहा है और जिनका TSH 0.00 में चला गया है, कम हो गया है, ये वो मरीज़ हैं जिनको एक ड्रग जिसको हम मिथामिज़ोल कहते हैं उसके नाम से अवेलेबल है, वो यूज़ करनी पड़ती है। आपका उसमें भी चॉइसेस होती हैं, कुछ लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन पी लेते हैं, कुछ लोगों को ये टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, और उनमें से कुछ स्मॉल परसेंटेज ऐसी होती है जिनको सर्जरी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। ज़्यादातर थायराइड में सर्जरी की नौबत नहीं आती। सो ये अब आपका जो थायराइडोलॉजिस्ट होता है या आपका फिजिशियन या एंडोक्राइन फिजिशियन, वो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सी मॉडलिटी आपके लिए बेहतर है। तीसरे वो मरीज़ हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन पीने के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। बहुत सारे लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में ऐसा ही बुग़्ज़ रखते हैं जैसा कि हम इंसुलिन के बारे में समटाइम रखते हैं। जैसे मैं मिथ्स हैं इनके बारे में कि इंसुलिन एक ख़तरनाक नशा है या भाड़ा है या ऐसी चीज़ है। हालांकि इंसुलिन एक साइंटिफिक केमिकल है जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और जो आबियात है सम सिचुएशन में, टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अगर इंसुलिन ना होती तो आज टाइप 1 डायबिटिक्स ज़िंदा ना रहते। सो उनके लिए इंसुलिन एक आबियात की तरह है। तो जो इसी तरह रेडियो एक्टिव आयोडीन है, उसके बारे में भी कुछ गलत फहमियाँ या मफरूज़े जन्म ले चुके हैं।
बहुत से लोग समझते हैं कि इससे आगे फिर फर्टिलिटी के चांस ख़त्म हो जाएंगे, यानी औलाद होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी सारी बातें एक मफरूज़े की हद तक है। आप अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस ज़रूर करें, आप ख़ुद भी पढ़ें कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो क्या बेनिफिशियल है कि बेनिफिशियल नहीं है। और अगर आपको फिर ये आपका फिजिशियन भी एडवाइस करे और आप भी एग्रीड हो जाए, फिर इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, आपको जाना पड़ता है यही इन सेंटर्स के ऊपर जो मैंने पहले मेंशन किए हैं, और वो आपको एक दवाई पिला देते हैं। उसके बाद थायराइड केमिकली ख़त्म हो जाता है और फिर आपको बाद में थोरैक्स लेनी पड़ती है। सो ये इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। और ये भी बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है उन लोगों में ख़ास तौर पर जिनको दवाइयों से एलर्जी होती है या जो दवाई लेके बार बार टेस्ट नहीं करा सकते। हाइपरथायराइड मरीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये हाइपरथायराइड मरीज़ों का इलाज है। और इसी तरह जो थायराइड के जो ट्यूमर्स वाले केसेस हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें ज़्यादातर सर्जरी का एलिमेंट है। जब भी किसी पेशेंट को थायराइड का ट्यूमर निकल आएगा, कैंसर निकल आएगा, फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है 5 ईयर का, उसमें बार बार फॉलोअप भी करना पड़ता है और कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं और उसको सारा फॉलोअप जो स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि दोबारा वहाँ पे डिज़ीज़ ख़त्म हो रही है कि उसमें कोई दोबारा होने का चांस है। तो ये चीज़ें हैं जो चंद बुनियादी मालूमात थी थायराइड की बीमारी के हवाले से। उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी अपनी बीमारी के बारे में। अगर बीमार नहीं है, फैमिली को बीमार है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।